Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And today we are here back with the part 2 of the chapter local governments. In the last class we have understood the introduction of the chapter and we have also discussed why do we need local government. I think that is clear to all of you. And today we are going to discuss the growth of local government in India. It means in India, how did the local government develop? All the things we are going to discuss today. So let us start now. Let us now discuss how local government has grown in India and what our constitution says about it. मतलब हमारी कंट्री में कैसे लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस में आई और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस बारे में बोलता क्या है. It is believed that self-governing village community existed in India from the earliest times in the form of subas. It means village assembly. अगर कभी आप लोग अपनी एंशियंट हिस्ट्री को रीड करोगे ओके तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये जो कंसेप्ट है ना, ये जो हम लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट हम आज लोग स्टडी कर रहे हैं, आज हम स्टडी कर रहे हैं, दैट्स नॉट न्यू टू इंडिया. क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में चीजें पहले भी एग्जिस्ट कर रही हैं. अगर आप देखोगे तो अगर आप महाजनपद एरा को पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड कि हमारे वहां वैशाली में आपको रिपब्लिक एग्जाम्पल मिलते हैं, राइट? मतलब हमारी कंट्री में तो ये चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी. सूबा वर्ड आप लोगों ने सुना होगा. तो विलेज कम्युनिटी ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ सूबा दे वर एग्जिस्टिंग. इन द कोर्स ऑफ टाइम these village bodies took the shape of panchayats, an assembly of 5%. और फिर देखो स्टार्टिंग में तो क्या था, स्टार्टिंग में होता था सूबा. ओके सूबाज होते थे, छोटे छोटे सूबा. मतलब जैसे आज हम क्या करते थे, छोटे छोटे गांव में डिवाइड कर देते ना, तो उस टाइम पे क्या होता था, सूबाज में डिवाइडेड होते थे. फिर उसका प्लेस किसने ले लिया, स्लोली एंड ग्रेजुअली पंचायत बनना शुरू हो गई. देखो पंचायत, पंच मतलब 5 होता है, राइट? तो फिर क्या हो गया, यानी कि एक असेंबली जिसमें 5 पीपल इंक्लूड थे. एंड दीज पंचायत रिजोल्व इश्यूज एट द विलेज लेवल. और ये पंचायत बेसिकली वर्क क्या करती थी, ये वर्क करती थी विलेज से रिलेटेड इश्यूज को रिजोल्व करने का, राइट? Their role and functions kept on changing at different point of time. और इनका जो रोल था ना, मतलब जो पंचायत थी, इनका रोल टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है. ओके कि कैसे कैसे जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हुई ना, तो वैसे वैसे इनका रोल भी चेंज होता चला जाएगा. क्योंकि पहले हमारी कंट्री की स्ट्रक्चर कुछ और थी, ओके उसके बाद चीजें कुछ और चेंज हुई, फिर डेवलपमेंट होकर ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो गई. तो फाइनली व्हाट वी आर एबल टू सी अ लॉट ऑफ चेंजेस आर देयर इनके फंक्शंस के रिगार्डिंग, इनके टास्क के रिगार्डिंग, ओके विद द ग्रेजुअल ऑफ टाइम. इन मॉडर्न टाइम्स इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज वर क्रिएटेड आफ्टर 1882. और आज की जब आप बात करते हो ना मॉडर्न टाइम की, तो हमारी जो लोकल बॉडीज हैं ये कब बनी, 1882 में. लॉर्ड रिपन, इस नेम को आप याद रखोगे, इनको कनेक्ट किया जाता है इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से. लॉर्ड रिपन, राइट, who was the viceroy of India at that time, took the initiative in creating these bodies. और लॉर्ड रिपन को क्रेडिट जाता है किस चीज के रिगार्डिंग, कि उन्होंने इस टास्क को शुरू किया था हमारी कंट्री में जो उस टाइम पे वाइसरॉय थे. ओके उन्होंने इनिशिएटिव लिया था इन लोकल बॉडीज को क्रिएट करने का. दे वर कॉल्ड द लोकल बोर्ड्स, और इनको क्या बोला जाता था, लोकल बोर्ड्स बोला जाता था. However, due to slow progress in this regard, the Indian National Congress urged the government to take necessary steps to make all local bodies more effective. लेकिन देखो जब कोई चीज बिल्कुल स्टार्टिंग में एग्जिस्टेंस में आती है तो ऑफ कोर्स वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, राइट? द सेम थिंग वाज विद दिस लोकल गवर्नमेंट ऑल्सो. मतलब देखो क्या हुआ, जब हमारी कंट्री में शुरुआत हुई थी तो लोकल गवर्नमेंट वाज नॉट दैट मच पावरफुल, इतने ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं थी. तो फिर क्या होना शुरू हुआ, स्लो प्रोग्रेस के साथ साथ हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी ना, उसने कुछ इफेक्टिव स्टेप्स लिए. और फिर क्या हुआ, जिसकी वजह से हमारी लोकल गवर्नमेंट थोड़ी इफेक्टिव बनना शुरू हो गई. उन्होंने मतलब क्योंकि उस टाइम तक तो हमारी कंट्री में अगर आप 1919 की बात करोगे तो हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट भी नहीं थी ना. तो हम लोगों ने एक टाइप से रिक्वेस्ट की, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस तो 1885 में बन गई थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से उस टाइम पे रिक्वेस्ट की कि इसको कुछ ना इंपॉर्टेंट आप क्या दे दो, राइट्स दे दो ताकि इफेक्टिवली वर्क करे. फॉलोइंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, विलेज पंचायत्स वर एस्टैब्लिश्ड इन अ नंबर ऑफ प्रोविंसेस. और फाइनली क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये चीजें मेंशन हुई और फिर क्या किया, बहुत सारे विलेज पंचायत एस्टैब्लिश हो गई.
बहुत सारी प्रोविंसेस में, क्योंकि इंडिया कैसे डिवाइडेड था, ब्रिटिश प्रोविंसेस वर देयर, है ना, प्रिंसली स्टेट्स वर देयर। तो क्या किया गया हमारी कंट्री में, जो प्रोविंसेस थे ना उनमें क्या किया गया, विलेज पंचायत को लार्ज स्केल पे एस्टैब्लिश कर दिया। ओके, दिस ट्रेंड कंटिन्यूड आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, और ये एक्ट कंटिन्यू रहा, क्योंकि अगर आप रीड करोगे ना तो देखो, अगर आप लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स पढ़े हैं, हम लोगों ने पढ़ा था ना दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉन एज द बोरोइंग बैक, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि लॉट ऑफ द आर्टिकल्स दे आर टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो फिर क्या किया गया, ये सारी की सारी चीजें कि हमें विलेज पंचायत बनानी है, एस्टैब्लिश करनी है, ये गोइंग ऑन रही एज इट इज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज वेल। ओके, ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट महात्मा गांधी had strongly played it for the decentralization of economic and political power। और फिर क्या हुआ फाइनली, जब हमारी कंट्री का फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो वहां पे महात्मा गांधी जी ने भी क्या बोला कि हम स्ट्रांगली, उन्होंने एक टाइप से रिक्वेस्ट की क्या कि क्या होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। और अगर आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात करते हो तो महात्मा गांधी इज द पर्सन जिन्होंने लोकल गवर्नमेंट को सबसे इफेक्टिव और सबसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वर्क किया। क्योंकि देखो, अगर आप जवाहरलाल नेहरू का व्यू पढ़ोगे ना, तो जवाहरलाल नेहरू का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि अगर हम ना सिटीज को डेवलप कर दें तो क्या होगा, सिटीज से ना एक टाइप से छन के, मतलब क्योंकि एक टाइप से मतलब क्योंकि देखो सिटीज में अगर डेवलपमेंट होगा तो रिस के विलेजेस तक चला जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी का आइडिया उनसे कुछ अलग था। महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी क्या थी कि हमारा इंडिया गांव में बसता है, भारत तो गांव में बसता है, तो द डेवलपमेंट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द विलेज और फ्रॉम द रूट लेवल, राइट, फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। और इसलिए हमेशा महात्मा गांधी ने किसके रिगार्डिंग बात की है, उन्होंने हमेशा एम्फेसाइज किया कि हमारी कंट्री में क्या होना चाहिए, जो लोकल गवर्नमेंट है ना वो ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए। क्लियर? तो फिर क्या किया महात्मा गांधी ने, बोला कि हमारी कंट्री में क्या होना चाहिए, उन्होंने स्ट्रांगली इस चीज के लिए फेवर किया दैट देयर शुड बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। He believed that strengthening village panchayat was a means of effective decentralization। और उन्होंने क्या फील किया कि जब आप पंचायत को स्ट्रॉन्ग बनाओगे ना तो इट मीन्स आप इफेक्टिवली डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हो, राइट? क्योंकि जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पंचायत होंगी उतनी ही ज्यादा आपका डिसेंट्रलाइजेशन होगा, राइट? और जितना ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होगा उतना ही वर्क भी इफेक्टिवली होता है। क्योंकि अगर सेंट्रलाइजेशन है ना तो सेंट्रलाइजेशन से डिक्टेटरशिप शुरू होती है, अगर डिसेंट्रलाइजेशन है तो वर्क विल बी इफेक्टिवली। ओके, कोई मोनोपोली स्टैब्लिश नहीं कर पाता है। सो ऑल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स मस्ट हैव लोकल इन्वॉल्वमेंट इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। और क्या होना चाहिए, एक्चुअल में क्या होना चाहिए, जो भी आप डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स बनाते हो, स्कीम्स बनाते हो, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, स्पेशली लोकल लेवल पे, अगर आप उसको सक्सेसफुली एक टाइप से सक्सेस इवेंट में कन्वर्ट करना चाहते हो। Panchayats therefore were looked upon as instrument of decentralization and particularly and participatory democracy। और यहां तक देखो, मतलब इसका मतलब आप लोगों ने क्या समझा कि पंचायत क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट बन गई डिसेंट्रलाइजेशन का, राइट, और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का। क्योंकि एज आई टोल्ड यू, देखो लोगों को आप डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हो, है ना, इतना डायरेक्टली इलेक्शन तो किसी का भी नहीं होता है जितना कि हमारे यहाँ पंचायत का होता है। तो एक क्या बन गई, एक टाइप से डिसेंट्रलाइजेशन का इंस्ट्रूमेंट भी बन गई, और इसके अलावा पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भी, कि मतलब डेमोक्रेसी एक्चुअल में पार्टिसिपेटरी होती है ना। देखो आज वो डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन आप लोग पढ़ते हो ना, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ऑल्दो इट इज रेलिवेंट एंड इट विल बी रेलिवेंट टिल द डेमोक्रेसी विल बी वर्किंग, अंटिल डेमोक्रेसी विल बी वर्किंग, है ना। लेकिन क्या है, फिर भी सिचुएशन ऐसी है कि अगर आप बात करते हो ना आज के टाइम पे, तो डेमोक्रेसी मतलब कि लोग कितनी इन्वॉल्वमेंट कर पा रहे हैं। और इन्वॉल्वमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने 5 साल में एक बार वोट डाली, दैट इज द इन्वॉल्वमेंट। आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर कितना व्यू रिप्रेजेंट करते हो, आपको कितनी इंडिपेंडेंस है, आपका क्या रोल है आपकी पॉलिसीज की फॉर्मेशन में, गवर्नमेंट क्या कुछ आपका कंट्रीब्यूशन फील करती है, इफ गवर्नमेंट इज फीलिंग हरसेल्फ हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स यू। वो होता है कि लोगों का कितना पार्टिसिपेशन है। लॉ बन रहे हैं तो ऑफ कोर्स लॉ के रिगार्डिंग भी चीजें ध्यान में रखी जाएं कि लॉ किस फॉर्म में बनने चाहिए, राइट? उसके अलावा आवर नेशनल मूवमेंट वाज कंसर्न्ड अबाउट द इनॉर्मस कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नर जनरल सिटिंग इन दिल्ली।
और देखो ऐसा हुआ क्यों बेसिकली, क्योंकि हमारी कंट्री के जो अगर आप सारी चीजें देखते हो ना बेसिकली जो कोर वैल्यूज हैं तो वो ऐसे ही नहीं मिली, उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स की जो फार साइटेडनेस है ना दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो हमारे नेशनल मूवमेंट ने क्या फील किया कि हमारे जो गवर्नर जनरल बैठते थे ना दिल्ली में, क्योंकि हम लोगों का रूल एक टाइप से कैसे चल रहा था, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में, तो वो जो पर्सन हमारी कंट्री का गवर्नर जनरल बनता था उसके पास ना एनॉर्मस पावर्स होती थी, एक्सेसिव पावर्स यू कैन से। और एज आई टोल्ड यू सेवरल टाइम, पावर मेक्स अ मैन करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर मेक्स अ मैन करप्ट एब्सोल्युटली, राइट। तो यहां भी अगर हमने क्या देखा कि अगर एक ही पर्सन के हाथों में पावर इतनी ज्यादा सेंट्रलाइज्ड होगी तो दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स ओनली, गेटिंग माय पॉइंट। एंड देयरफॉर for our leaders, independence mean an assurance that there will be decentralization of decision making, executive and administrative powers. इसीलिए जब हमारे लीडर्स के हाथों में एक्चुअल में कंट्री का कंट्रोल आया ना, इट मीन्स व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, तो हमने क्या किया, हमारे लीडर्स ने लोगों को अश्योरेंस ये दिलवाई कि हमारी कंट्री में पावर ऐसे सेंट्रलाइज नहीं होंगी जैसे गवर्नर जनरल के हैंड्स में होती थी, बल्कि क्या होगा वहां पे पावर डिसेंट्रलाइज्ड होंगी, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है, मतलब देयर विल बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। समझ आया? मतलब देखो अगर आप रिकैप करो तो क्या आप लोगों ने समझ आया कि हमारी कंट्री में जो चीजें हैं डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग और स्पेशली ग्रास रूट लेवल पे जो डेमोक्रेसी है उसके रिगार्डिंग, सो वी आर एबल टू सी फ्यू एग्जांपल इन एंशिएंट टाइम आल्सो। हमारी कंट्री में आपको कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे रिगार्डिंग द डेमोक्रेटिक वैल्यूज, राइट। लेकिन फिर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आ गए। तो फाइनली 1882 में लॉर्ड रिपन जब हमारी कंट्री के वाइसरॉय थे, उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि हमारी कंट्री में ना लोकल बॉडी बननी चाहिए, फॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, फिर ये प्रोसेस हालांकि उस टाइम पे स्लो थी, लेकिन इंडियन जो गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने क्या किया, उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपील की कि एटलीस्ट आपको क्या करना चाहिए, पावर्स को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। ओके, उसके बाद हमने फिर क्या पढ़ा कि जैसी चीजें 1935 के एक्ट में कंटिन्यूसली चलती रही। ओके, फिर देखो फिर क्या हुआ कि जब हमारी कंट्री का फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था तो महात्मा गांधी ने भी इसी चीज के रिगार्डिंग अपनी स्टेटमेंट्स दी थी कि सेंट्रलाइजेशन पावर का अगर सेंट्रलाइजेशन होगा दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम, और पावर डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, पावर इस वे तक डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए कि वो लोकल लेवल तक पहुंच जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट टूल उसके लिए क्या है कि हम सबसे ज्यादा पावर किसको दे दें, विलेज पंचायत को, और उनकी इन्वॉल्वमेंट को हम इंश्योर करें। क्यों और क्यों इंश्योर करें, क्योंकि जो विलेजेस है ना आपके, वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर है पावर के डिस्ट्रीब्यूशन का, राइट। इसलिए हमारी कंट्री में क्या होगा कि डिसीजन मेकिंग जो मैकेनिज्म होगी वो कैसी बनेगी, एक ऐसी डिसीजन मैकेनिज्म हम इंट्रोड्यूस कराएंगे जहां पर पावर कभी भी सेंट्रलाइज्ड नहीं होंगी, पावर विल डिसेंट्रलाइज्ड। फाइन। अब देखो, I do not know about the past, but I suspect that a non-elected village panchayat would naturally be dominated by the village elders, the rich man, and from upper strata. अगर देखो क्यों अब इनका इलेक्शन क्यों जरूरी, पहले देखो एक तो क्वेश्चन ये होता है कि ये हमारे लिए जरूरी क्यों है, फिर अगर ये जरूरी भी है तो फिर इनका इलेक्शन कराना कितना जरूरी है, क्योंकि तो सिर्फ एक विलेज को देख रहे हैं, तो क्यों नहीं हम ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दे कि इसको जो गांव के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, एज्ड पीपल हैं, वो किसी एक पर्सन का नेम बता दे और फिर वही पर्सन क्या कर ले, विलेज को कंट्रोल कर ले, एक टाइप से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लुक आफ्टर करे। बट इट इज ऑल्सो नॉट फाइन, राइट, इट्स नॉट फाइन, बिकॉज इफ वी आर गोइंग टू यूज दिस काइंड ऑफ सिनेरियो, तो क्या हो जाएगा हमारी कंट्री में, तो विलेज पंचायत है ना वो उसको डोमिनेट कर लेंगे या तो एल्डर्स या फिर रिच पीपल या फिर द पीपल फ्रॉम अपर स्टेटा ओनली। मतलब एक्चुअल में फिर वर्क नहीं हो पाएगा अगर हमने इनको इलेक्टेड की बजाय ना अपॉइंटेड करना शुरू कर दिया। मगर अगर इनको देखो आपने नॉन इलेक्टेड बना दिया ना, तो ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे ही करेंगे। इसीलिए क्योंकि हम डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक लेके आना चाहते हैं, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, इन रिप्रेजेंटेटिव को भी इलेक्टेड बनाया है। फाइन, क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर कि हमारी कंट्री में स्टार्टिंग कैसे हुई। फिर देखो, द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया शुड मीन द इंडिपेंडेंस ऑफ होल ऑफ द इंडिया। समझ आए? देखो महात्मा गांधी जी की वर्डिंग्स हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया का मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ द होल ऑफ इंडिया, मतलब पूरी इंडिया की इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मस्ट बिगिन एट द बॉटम, और इंडिपेंडेंस कहां से शुरू होनी चाहिए, हमेशा बॉटम से शुरू होनी चाहिए।
दिस एवरी विलेज विल बी अ रिपब्लिक। मतलब इसलिए हर गांव क्या होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए। देखो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, आई थिंक यू आर एबल टू रिकॉल, हमने एग्जीक्यूटिव चैप्टर पूरा पढ़ा है ना। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जहां हम बात करते हैं ना हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, है ना। तो यहां पर विलेज का हेड आप किसको मान रहे हो, सरपंच को मान रहे हो ना। तो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी, ही शुड बी, शी शुड बी इलेक्टेड ना। तो मतलब विलेज कैसे होनी चाहिए, रिपब्लिक होनी चाहिए। इट फॉलोज देयरफॉर दैट एवरी विलेज हैज टू बी सेल्फ सस्टेन एंड कैपेबल ऑफ मैनेजिंग इट्स अफेयर्स। और वो इतने कैपेबल होने चाहिए कि वो अपने सारे के सारे डिसीजंस को, सारे के सारे अफेयर्स को खुद मैनेज भी कर लें। इन दिस स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ इननमरेबल विलेजेस देयर विल बी एवर वाइडनिंग एवर असेंडिंग सर्कल्स। और ये स्ट्रक्चर जो होगी ना, मतलब बहुत सारे विलेज की स्ट्रक्चर होगी ना, उसके अलावा लाइफ विल बी पिरामिड विद द एपेक्स सस्टेन बाय द बॉटम। और अगर आप ऐसा करोगे ना तो ये जो स्ट्रक्चर होगी, क्योंकि इसमें विलेजेस को इंपॉर्टेंस मिलेगा, है ना। विलेजेस पहले की कंपैरिजन में वाइडन हो जाएंगे, राइट। पहले की कंपैरिजन में ज्यादा असेंडिंग हो जाएंगे, असेंडिंग सर्कल। क्योंकि देखो असेंडिंग ऑर्डर यही तो होता है ना। क्योंकि एक तो देखो असेंडिंग मतलब जब आप बढ़ता हुआ क्रम बात करते हो, विलेज से डेवलपमेंट चल रहा है, फिर वो डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचेगा, फिर वो स्टेट्स तक पहुंचेगा, फिर वो कंट्री में पहुंचेगा, ऐसे डेवलपमेंट होगा। तो इफ वी आर एबल टू यूज दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंसेप्शन इन आवर कंट्री ना, तो अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी दिस विल बी एबल टू सस्टेन, राइट। क्योंकि यहां सस्टेनेबिलिटी कहां से आ रही है, सस्टेनेबिलिटी आ रही है फ्रॉम द बॉटम। गेटिंग माई पॉइंट। तो अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी हमें किसको इंडिपेंडेंस ज्यादा देनी है, हमें इंडिपेंडेंस देनी है हमारे विलेजेस को ज्यादा, लोकल गवर्नमेंट्स को ज्यादा। फाइन। अब उसके बाद देखो यही कंटेक्स्ट जो हम यहां पर रीड कर रहे थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन होगा। फिर देखो क्या किया गया, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड द सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट वाज असाइन्ड टू द स्टेट्स। और देखो ऐसा नहीं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज के रिगार्डिंग ध्यान ही नहीं दिया। क्या किया गया था उस टाइम पे जब बना था कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो लोकल गवर्नमेंट्स होंगी ना उसका इशू किसको दे दिया जाएगा, वो सब्जेक्ट स्टेट्स को दे दिया जाएगा। It was also mentioned in the directive principles as one of the policy directives to all governments in the country. और देखो हम लोगों ने पूरा पढ़ा था ना DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो बेसिकली क्या थे कि जो स्टेट को बार बार रिमाइंड कराते हैं रिगार्डिंग देयर ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना। तो ये वही सारी की सारी चीजें, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हम लोगों ने चीजें मेंशन की हैं कि स्टेट्स इनको क्या करेंगे, फॉर्म भी करने की कोशिश करेंगे और इनको स्ट्रेंथन करने की भी कोशिश करेंगे, राइट। As we have already studied in the chapter 2, right? Being a part of directive principles of state policy, this provision of the constitution was non-justiciable and primarily advisory in its nature. लेकिन देखो क्यों उस चीज के रिगार्डिंग फिर स्टेट्स ने इतना ज्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि ये पार्ट किसका है, जिस टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम पे ये पार्ट किसके अंदर था, इट वॉज अंडर द कैटेगरी ऑफ DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और जैसे ये DPSP की कैटेगरी के अंडर था तो इट मींस इट वाज नॉन जस्टिसेबल। अगर ये नॉन जस्टिसेबल था तो इट मींस वी वर नॉट एबल टू मूव टू द कोर्ट्स फॉर इट्स इंप्लीमेंटेशन। अगर हम इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए कोर्ट्स में नहीं जा सकते तो ऑफ कोर्स द स्टेट गवर्नमेंट्स विल नॉट बी टेकिंग इट एज देयर हेडेक, क्योंकि उनको पता है कि हम चाहे इंप्लीमेंट करें या ना करें, हम चाहे पंचायत फॉर्म करें या ना करें, बट देयर इज नो एनी पर्सन हु कैन मूव टू द कोर्ट फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज थिंग्स because these are the part of DPSP, not of fundamental rights. Getting my point? तो ये चीजें क्या थी, स्टार्टिंग में हमारी कंट्री में ये चीजें जस्ट एडवाइजरी थी। इन चीजों का नेचर कैसा था, एडवाइजरी। इन चीजों को लेकर आप जुडिशरी के पास नहीं जा सकते थे बिकॉज दीज वर नॉन जस्टिसेबल। फाइन। मतलब इस टाइम तक क्या हुआ, फिर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारी लोकल गवर्नमेंट उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट की तरह नहीं थी। दे वर इंक्लूडेड, ऑल दो वी आर नॉट डिनाइंग कि वो पार्ट ही नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन का, बट वो इंपॉर्टेंट पार्ट में इंक्लूडेड नहीं थी, जो इन्फोर्सेबल हो उसमें इंक्लूडेड नहीं थी। दे वर दी पार्ट ऑफ DPSP ओनली। क्लियर। फिर क्या हुआ, इट इज फेल्ट दैट द सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पंचायत डिड नॉट रिसीव एडिक्वेट इंपॉर्टेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब फिर क्या फील करना शुरू कर दिया, ऑफकोर्स अगर देखो स्टेट गवर्नमेंट्स इसको फिर इंप्लीमेंट नहीं करेगी, अगर स्टेट गवर्नमेंट्स इंप्लीमेंट नहीं करेंगी तो मतलब क्या है, इट मीन्स की कॉन्स्टिट्यूशन इसको प्रॉपर इंपॉर्टेंस नहीं दिया। That was the simple meaning of that. Okay, do you know why this happened? आप सोचो ऐसा हुआ क्यों। अब देखो, a few reasons can be advanced here. अब कुछ reasons हो सकते हैं इस चीज के लिए। अब पहला तो देखो क्या है, the
turmoil due to partition resulted in a strong unitary inclination of in the constitution. सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कि हम लोगों ने इस चीज के रिगार्डिंग ऐसा कुछ एक फॉर्सिबल इंप्लीमेंटेशन नहीं की. क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री का डिवीजन किस बेस पे हुआ था? रिलीजियस बेसिस पे, राइट? और जब रिलीजन बेसिस पे डिवीजन हुआ तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर को स्ट्रांग बनाना, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रांग सेंटर होगा उतना इफेक्टिवली वो वर्क कर पाएगा. अदरवाइज स्टेट्स क्या करने की कोशिश करेंगे? स्टेट्स फिर उसको एक टाइप से अपने हैंड्स में लेने की कोशिश करेंगे. फाइन. तो अब देखो फिर क्या हुआ फाइनली कि अब सेकेंडली देयर वाज अ पावरफुल वॉइस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेड बाय डॉक्टर B.R. Ambedkar which felt that the faction and caste-ridden nature of rural society would defeat the noble purpose of local government at the rural level. और दूसरा क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, सॉरी ये बच गया, नेहरू हिमसेल्फ लुक्ड अपॉन एक्सट्रीम लोकलिज्म एज अ थ्रेट टू यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन. और जब हमारी कंट्री में बात हो रही थी हमारे सेंटर को स्ट्रांग बनाने की, तो नेहरू ने भी क्या बोला कि ऑफ कोर्स एक स्ट्रांग सेंटर होना चाहिए फॉर द यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन. फिर उसके अलावा क्या थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की भी स्ट्रांग वॉइस थी, जिन्होंने क्या फील किया कि देखो द फैक्शन एंड कास्ट रीजन नेचर ऑफ रूरल सोसाइटी वुड डिफीट द नोबल पर्पस ऑफ लोकल गवर्नमेंट. उनके दिमाग में क्या फियर था? उनके दिमाग में फियर था कि हमारी सोसाइटी में ना कास्ट इश्यू बहुत ज्यादा है, और रूरल सोसाइटी में अगर हम लोगों ने लोकल गवर्नमेंट बना भी दी तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट गोइंग टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इसको अपर कास्ट के पीपल अपने तक के लिमिटेड रखेंगे. क्लियर? फिर क्या हुआ? However, nobody denied the importance of people's participation in development planning. किसी ने भी मना नहीं किया, सबको पता था कि लोगों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए. Many members of the Constituent Assembly wanted village panchayat to be the basis of democracy. और सभी क्या चाह रहे थे? Almost all of the people वो चाह रहे थे कि विलेज पंचायत होनी चाहिए डेमोक्रेसी का बेस. But they were concerned about the factionalism and many other ills present in the villages. लेकिन उनके दिमाग में टेंशन किस चीज के रिगार्डिंग थी? टेंशन उस चीज के रिगार्डिंग थी कि अगर हम लोगों ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनली इंप्लीमेंट कर दिया तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि इसको अपर कास्ट के पीपल या फिर ऐसे रिच पीपल इसको अपनी एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, और एक्चुअल में लोकल गवर्नमेंट कभी भी अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर पाएगी. क्लियर? इसलिए इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशनली मेंशन नहीं किया. राइट? अब देखो यहां पर आपको अयंगर जो आपको क्या है अनंत स्वयं अयंगर उनकी वर्डिंग गिवन है. ये क्या है? इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी द विलेजेस में बी ट्रेन इन द आर्ट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इवन ऑटोनॉमी. मतलब अगर आप बात करते हो डेमोक्रेसी की तो विलेजेस को में भी ट्रेन किया जा सकता है सेल्फ गवर्निंग की आर्ट में, इवन ऑटोनॉमी की आर्ट में भी. वी मस्ट बी एबल टू रिफॉर्म द विलेजेस एंड इंट्रोड्यूस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट देयर. मतलब हम कोशिश कर सकते हैं कि हम क्या करें, हम एबल हो सकते हैं हम विलेजेस को रिफॉर्म करें, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को वहां पे भी एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर सकते हैं. मतलब आप इस चीज से डिनाई नहीं करोगे कि लोगों के अंदर ये इंटेंशंस नहीं थे कि हमें डेमोक्रेटिक लेवल को ग्रास रूट लेवल तक लेके जाना चाहिए. बट प्रॉब्लम वाज द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर हमारा क्या था? हमारी कंट्री में कास्ट इशू बहुत ज्यादा थे, राइट? पॉवर्टी का इशू बहुत ज्यादा था, रिलीजियस इशू बहुत ज्यादा थे. उससे पहले हमारा पार्टीशन भी एक टाइम से जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, सिमिलर टाइम वी वर हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ पार्टीशन आल्सो. गॉट इट? तो इसीलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर्स थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उनके दिमाग में यही फियर था कि अगर हम लोगों ने लोकल गवर्नमेंट को पावर्स देने की कोशिश की तो ऑफ कोर्स इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स ओनली. और क्यों प्रॉब्लम्स होंगी? क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री के लिए एक ऐसी प्रॉब्लम्स बन जाएंगी कि जब वो डेमोक्रेसी होगी तो बट दैट विल बी यूटिलाइज्ड बाय फ्यू ऑफ द पीपल ओनली. उसको सभी यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे. क्लियर? इसीलिए स्टार्टिंग में हमारी कंट्री के जो फार विजनरी पर्सन थे ना, क्रेडिबल लीडर्स थे, उन लोगों के माइंड में फियर था कहीं ना कहीं कि डेमोक्रेसी विल नॉट बी एबल टू सस्टेन अगर हमने उसको लोकल लेवल तक ले जाके छोड़ दिया, क्योंकि फिर इसको कुछ एक पीपल यूज करेंगे. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे दिमाग में ना एक टाइप से फियर बना हुआ था पार्टीशन के टाइम से कि पार्टीशन हो गया था हमारी कंट्री का, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि हमें सेंटर को ज्यादा पावरफुल बनाना था. तो हमने क्या कर दिया, एक टाइप से महात्मा गांधी जी के आइडियाज को ऑपोजिट कर दिया. वो क्या चाह रहे थे? ग्रास रूट लेवल को ज्यादा पावरफुल बनाना है. बट हमने क्या देखा कि हमारी कंट्री के प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए क्या जरूरी है? सेंटर शुड बी मोर पावरफुल.
Although we are having federal structure, but even then we have also understood ना in the last chapter कि हमारी कंट्री का फेडरल स्ट्रक्चर tilted है toward the center. इसीलिए हमारे एक जनरल कंसेंसस होते हुए भी कि हमारी कंट्री में क्या होना चाहिए, पावर्स होनी चाहिए लोकल गवर्नमेंट को, बट इवन दैन इट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज द इंपॉर्टेंट थिंग्स, एज अ जस्टिसेबल फोर्स. बस इसको क्या प्लेस दिया गया था, इसको प्लेस दिया गया था इन द डीपीएसपी, और इसीलिए बहुत सारे स्टेट्स ने इसके ऊपर फोकस किया ही नहीं. अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि फिर कैसे कैसे इसके रिगार्डिंग डिमांड्स राइज होंगी, कैसे कैसे फिर ये इतना इंपॉर्टेंट इशू बन जाएगा कि हमारी कंट्री में इसके रिगार्डिंग हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा. 73rd and 74th amendment, all the process we will discuss in next video. I hope till here structure and basic background of the chapter is clear to all of you. Okay, if you are having doubts, you can ask your doubts in comment section. If you are able to understand the scenario, if you are able to get the background of the chapter, please like the video and subscribe the channel as well. We will meet in next video. Till then, keep learning, stay connected. Thank you. Thanks a lot.